तो कैसे हो आप सभी। और आज देखो मोहम्मद घोरी स्टार्ट होने वाला है भाई का। इससे पहले मैं आपको पूरा का पूरा गजनी वंश करा चुका हूँ और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे कंप्लीटेड हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी बहुत सारे लीक्स पेपर हुए पड़े हैं और काफ़ी सारे लोग इसी में डूबे हुए हैं। तो बस कंसिस्टेंस रहना। आप ऐसा मत करना कि इनमें पूरे दिन कंट्रोवर्सी वीडियो देख रहे हो, कंट्रोवर्सी देखने के बाद पढ़ने में मन ही नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनो एक बार। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले ले और अगर उसमें सुधार कर दे, सुधार करने के बाद क्या आपके पास वो सब चीज़ की एबिलिटी है जो आप क्लियर कर सको एग्ज़ाम। आपके पास मैथ्स एकदम कंप्लीट है, जीएस कंप्लीट है, इंग्लिश कंप्लीट है या रीजनिंग, कुछ भी ऐसा टॉपिक कंप्लीट है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर ला सको। नहीं है ना भाई। तो बस उसको कंप्लीट करते रहो, यानी कि 2 से 3 घंटे तक तो कम से कम पढ़ो। और अगर दिन में आप इतने भी घंटे निकालो तब भी एक टाइम्स के लिए आप इसको रिवाइज कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो। लेकिन जिस टाइम ये सुधार आ गया उस टाइम आप आराम से एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली लगे हुए हो। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। आपने वो भी कहानी सुनी होगी, एक खरगोश और कछुआ वाली। तो उसमें खरगोश को ना इतना ज़्यादा मतलब खरगोश को इतना महत्व ना देके कछुए को देते हैं, क्योंकि कछुआ अपना कंसिस्टेंट रहता है चलने के प्रति और खरगोश एक दो लंबी छलांग लगाने के बाद रुक जाता है। पता नहीं क्या उसको नींद आ जाती है 2-3 टाइम में। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली काम करना है ताकि आपका जो है ना वो एग्ज़ाम क्रैक हो सके। और आज की बात करते हो तो फिर मोहम्मद घोरी की बात करता हूँ। और मोहम्मद घोरी में क्या पढ़ना है आपको। तो 1173 से 1206 तक इसका शासन रहता है। मोहम्मद घोरी को हम शिहाबुद्दीन भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो गौर साम्राज्य से थे, अफगानिस्तान से। भाई का इनका वंश जो है वो शमसनी वंश था, शशवनी वंश। और पहले ये गौर से थे, मतलब गौर वंश पहले बौद्ध थे। मतलब गौर वंश में ही ये पहले बौद्ध को मानते थे, फिर गौर वंश पे आते हैं आपके गौरी। उसके बाद 1155 एडी की बात करूं तो फिर 1155 में क्या होता है, अलाउद्दीन हुसैन होते हैं एक। तो वो क्या करते हैं, गजनी पर आक्रमण करते हैं। और गजनी पर आक्रमण तो महमूद गजनवी तो भारत को लूट रहा था, लेकिन वो गजनी पर आक्रमण करते हैं। और फिर क्या करते हैं, गजनी को लूटा। जो भी मतलब ये मतलब भारत से लूट के लेके गजनी गए, और गजनी को किसने लूटा, अलाउद्दीन हुसैन ने। और उसको जलाकर नष्ट भी कर देते हैं। 1030 में तो गजनी की मृत्यु हो जाती है। तो 1030 में हो जाती है। तो फिर ये तो मैं कब की बता रहा हूँ, 1155 की बात बता रहा हूँ। तो 1155 की बात मतलब अलाउद्दीन हुसैन क्या करते हैं, वो जो भी धन लेके आता है महमूद गजनवी इकट्ठा करके, तो वो आक्रमण करने के बाद गजनी को लूट कर उसको जलाकर नष्ट कर देता है। महमूद गजनवी 1030 में मर जाता है। इस वजह से इसकी महमूद गजनवी से फाइट नहीं होती है। महमूद गजनवी के बाद जो वंश होता है गजनी वंश का, उस पर जो शासन कर रहा है उनसे फाइट होती है। और मतलब लड़ाई वगैरह करके गजनी को लूट कर जलाकर नष्ट करके चला जाता है। अब ऐसे समझ लो जैसे को तैसा मिल जाता है। यानी कि कर्म हर किसी के मतलब इधर ही भोग के जाने हैं, बाकी का महमूद गजनवी पहले जाता है। और महमूद गजनवी के बाद का जो शासन कर रहे होते हैं गजनी पर, तो उनको ये लूटता है अलाउद्दीन हुसैन। और लूटने के बाद जलाकर नष्ट कर देता है। तो बस ये बताया गया है। अब अलाउद्दीन हुसैन के बाद आते हैं, इनके बाद इसका चचेरा भाई गयासुद्दीन और गौर शासक बना। अब ये समझ लो कि गजनी पर आक्रमण करके इन्होंने उसको जलाकर लूट तो लिया अलाउद्दीन हुसैन ने। लेकिन जब इनके जो चचेरा भाई है वो गयासुद्दीन होता है और गयासुद्दीन गौर शासक बना। और गौर शासक बनने के बाद फिर गयासुद्दीन गौर जो है इसका छोटा भाई भी होता है। और छोटा भाई कौन होता है, वो मोहम्मद गौरी होता है। 1173 में गजनी को जीता है इसने दोबारा से। उसने क्या किया, अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी को लूटा और जलाकर नष्ट कर दिया। लेकिन फिर इसका गयासुद्दीन गौर शासक होता है। और गयासुद्दीन गौर का जो छोटा भाई है मोहम्मद गौरी, उसने गजनी को फिर से जीता, यानी कि दोबारा से गजनी को जीत लेता है। गजनी पर होता होगा कोई मतलब शासन कर रहा होगा, तो उसको जीत लेता है। उसके बाद क्या करता है मोहम्मद गौरी, भारत पर आक्रमण। अब भारत के दौरे की बात करते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी भारत पर क्या क्या करता है और कैसे कैसे आक्रमण करता है। अब देखो इसका प्लान क्या था मोहम्मद गौरी का। तो वो बहुत सोच समझ के आता है, लिखा पढ़ा आदमी नहीं था इतना, लेकिन फिर भी इतना दिमाग पता नहीं कहाँ से लेके आता है। साम्राज्य स्थापना करना था इसको भारत के अंदर। इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, यानी कि हर एक को मुस्लिम बनाना था, यानी कि उसको सबको चाहिए था कि सभी इस्लाम को माने। धन की प्राप्ति करनी थी, जो कि आपको पता है महमूद गजनवी पहले करके चला गया, इनको भी धन ही चाहिए था।
साम्राज्य का विस्तार की ओर करना था, साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करना था, क्योंकि वहाँ पे व्यापार वगैरह ज़्यादा होता था। तो इस वजह से इसको ये सब चीज़ चाहिए था। और गौरी जो है वो गोमल दर्रे से आया था, तो ये आपका ध्यान रखना चाहिए। और आपको गजनबी ध्यान होगा तो वो खैबर दर्रे से आया था। तो मोहम्मद गौरी गोवल दर्रे से आया था और फर्स्ट अटैक इसने क्या किया, 1175 मुल्तान पर किया, और ये आक्रमण सफल रहता है आपका। अब देखो, पहला ही आक्रमण मोहम्मद गौरी ने सफल कर दिया। उसके बाद यहाँ कर्मकाती मुसलमान शासन कर रहे थे और उनको ही पछाड़ के इसने मुल्तान पर सफल आक्रमण कर दिया 1175 में। उसके बाद अब बात करूँ गौर वंश की, तो मोहम्मद गौरी जो है वो प्रथम आक्रमण सफल रहता है 1175 मुल्तान पर। उसके बाद आता है सेकंड अटैक, 1178 एडी में करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, तो वो पाटन गुजरात के अंदर। इस समय गुजरात में भीम द्वितीय थे, ठीक है, भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय। तो ये कहते हैं आओ हम तुम्हें देख रहे हैं, सोलंकी वंश के थे ऊपर से ये, ठीक है। तो देखते हैं भाई कि ठीक ले देख लो। तो फिर एक काम करते हैं कि इनका बेटा इनकी तरफ से शासन कर रहा था, नायका देवी का बेटा। और नायका देवी किसकी माँ थी, तो वो मूलराज द्वितीय की माँ थी, ठीक है। और भीम, आपको मैं बता दूं भीम द्वितीय कौन थे, 16-17 वर्ष के आदमी थे। 16-10 आदमी नहीं होता है, खैर वो बालक ही होता है 16-17 वर्ष का। तो वो लड़ने गए थे इस मोहम्मद गौरी से। और नायका देवी का ऐसा सीन होता है कि नायका देवी इतनी ज़्यादा मतलब पावरफुल लग रही थी उस टाइम, कि इन्होंने जो मोहम्मद गौरी आता है ये, इसको नपुंसक कर दिया, इसका मतलब पर्सनल प्राइवेट पार्टी काट दिया था। तो ऐसा कुछ मिथ है, और हो भी सकता है, क्योंकि आप ये समझो जब मोहम्मद गौरी अपना राजवंश सौंप के जाएगा ना, तो उसके जो गुलाम होते हैं ना, तो वो उनको सौंप के जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया और कुवाचा हो गया, इन सभी को बोलता है कि मतलब तुम सब मेरे गुलाम नहीं, तुम सब मेरे बेटे जैसे हो। अगर मान के चलो वो उसका मतलब प्राइवेट पार्ट ना काटती नायका देवी, ठीक है, प्राइवेट पार्ट काटा जरूर होगा, और कर दिया भाई नपुंसक। तो नायका देवी ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को मतलब नपुंसक करने के बाद युद्ध में नहीं हो पाया उनका पुत्र, ऐसा समझ सकते हो। फिर वो गुलाम को ही मतलब शासन करके जाता है और शासन दे के जाता है कि अब तुम इस राजगद्दी को संभालो। तो भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय जाते हैं। और इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं परिणाम की बात करूं तो असफल होता है, और मोहम्मद गौरी को नायका देवी ने हरा दिया, और इतनी बुरी तरह से हराया कि मुंह छुपाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब मान के चलो किसी का नीचे वाला ने उड़ा दोगे तो फिर भाई क्या ही दिखाएगा वो मुंह, तो फिर वो निकल लेता है मुंह छुपा के। इसमें नायका देवी का साथ चाहमान वंश ने दिया, और चाहमान वंश यानी कि चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है इधर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर कायदरा का युद्ध होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है और नायका देवी जीत जाता है। यानी कि इसमें जो ये लोग लड़ रहे थे, भीम भीम द्वितीय लड़ रहे थे, आपका मूलराज द्वितीय लड़ रहे थे, मूलराज द्वितीय की माँ लड़ रही थी नायका देवी, और ये तीन एक साइड थे, और आपका मोहम्मद गौरी एक साइड थे। तो उस युद्ध को बोलते हैं कायदरा का युद्ध, ठीक है। तो कायदरा का युद्ध बोलते हैं, और जिसमें से हार किसकी होती है, गौरी की, और जीत किसकी होती है, तो वो नायका देवी की होती है। तो ऐसा सीन होता है। और शायद है गौरी दोबारा पलट के देखेगा, और शायद, और वो शायद में आया भी नहीं था गुजरात की साइड में दोबारा, नहीं मतलब उसने रुक किया उस गुजरात के साइड में, क्योंकि उसको पता है नायका देवी से बहस तो जिंदगी तहस नहस, तो ऐसा कुछ सीन था। और नहीं गया वो दोबारा गुजरात में, और दूसरी जगह पे वो फिर देखने लगा और जीत का हासिल करने लगा। अन्य आक्रमण और किए उसने, मोहम्मद गौरी ने तो पंजाब पे आक्रमण करके मलिक खुर्सब के विरुद्ध किया और जीत लिया वहाँ पे। फिर 1179 में कश्मीर पर पेशावर सिंध को जीता उसने, और 1186 में लाहौर जीता उसने, 1188 में भटिंडा अभियान तबर हिंद को जीता। और यही युद्ध का कारण कौन सा बनता है, तराइन युद्ध के प्रथम युद्ध का कारण बनता है, भटिंडा जीता। अब देखो भटिंडा तक तो इसने जीत लिया था और काफी ज्यादा एरिया अपने कब्जे में कर लिया था। तो यहीं पर कहीं पे पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, और उनका काफी ज्यादा एरिया में फैला हुआ था कि यार मोहम्मद गौरी जीत के ही आ रहा है, कि सारे के सारे मतलब जो भी युद्ध हैं ये सारे के सारे मोहम्मद गौरी ही हासिल करते जा रहा है। तो मोहम्मद गौरी जैसे ही पता लगता है, तो मतलब मोहम्मद गौरी एक टाइम पे क्या होता है, सो रेस्ट कर रहे होते हैं अपनी सेना के साथ, और आपके जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, और उनके साथ में एक और होते हैं, शायद जयपाल होते हैं। तो वो जाते हैं, और नीचे लिखा भी होगा, नहीं है अभी मैं बता दूंगा।
तो जयपाल होते हैं और जयपाल और गौरी जाते हैं और वो जो मतलब उनकी सेना रेडी भी नहीं थी और वो हरा के आ जाते हैं। तो 1191 में जो होता है ना, 1191 में जो युद्ध होता है तो वो तो हार जाता है गौरी। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान बोल रहे या पृथ्वीराज तृतीय, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, नाम दे दिया बस, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय एक ही व्यक्ति हैं। अजमेर एंड दिल्ली पे शासन कर रहे होते हैं और दिल्ली पर शासन कौन देता है, इनके नाना अनंगपाल तोमर देते हैं। बाकी का चौहान वंश से रिलेटेड थे आपके पृथ्वीराज। और तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, क्योंकि मोहम्मद गोरी उतने टाइम पे एक्टिव नहीं था ना, उनकी सेना रेस्ट कर रही है, उनको कोई भी पता नहीं है कि युद्ध होने वाला है कि नहीं होने वाला है। पृथ्वीराज चौहान जाते हैं अपने एक गुट लेके और बस सभी का क्रियाक्रम कर देते हैं। और फिर क्या होता है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध तो जीत जाते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम में पूरी तैयारी के साथ, फुल प्रिपरेशन के साथ आपका मोहम्मद गौरी कहते हैं अब भाई तुम जीत के दिखाओ। तब तो हम प्रिपेयर नहीं थे, नहीं पढ़ी थी हमने जीएस, नहीं पढ़ी थी मैथ्स, अब तो मैं करके आया हूँ ना, अब तो पेपर की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो बस मोहम्मद गौरी गौर से देखता है और बस निपटा देता है और जीत जाता है। खैर ऐसा कुछ मैं मजाक में बता रहा हूँ। भाई का तराइन का युद्ध में पूरी तैयारी के साथ युद्ध की जाता है और जीत जाता है मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, इस बार पृथ्वीराज चौहान नहीं जीत पाते हैं। इसके बाद ये इधर से स्टार्ट हो जाती है आपकी पृथ्वीराज की कहानी। और पृथ्वीराज की कहानी, पृथ्वीराज बनते हैं और कैसे करके उनका मतलब लव स्टोरी के बेस पे कहानी है। तो वो सब आप बताओ तो मैं अगले टॉपिक में करा दूँ, ज़्यादा आसान रहेगा और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैं आपका इतना ही बता देता हूँ कि 1192 में जो युद्ध होता है वो मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो लिखी है, वो चंद्रवरदाई ने लिखी है। और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, ऐसा मतलब माना जाता है कि बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। एक मिथ तो ये है। और दूसरा इतिहास और भी मानते हैं कि बोलते हैं कि मतलब मिन्हाज उस सिराज, इनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु सिरसा में हुई। तो मिन्हाज सुराज एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज की चौहान की मृत्यु सिरसा में कर दी गई। हसन निजामी जो होते हैं वो बुक होती है इनकी ताजुल मानसिर, इसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने बंदी बनाकर अजमेर ले गए हैं पहले मोहम्मद गौरी, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उनकी अधीरता स्वीकार कर ली और तलवे चाटने लगे। भाई देखो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन बाकी का इन बुकों के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो सबके अलग अलग मित है, तो ऐसा कुछ मैंने आपको बता दिया। मतलब मिन्हाज उस सिराज में बोलते हैं कि सिरसा में मृत्यु हुई। हसन निजामी तो भाई हंसने पे मजबूर कर देते हैं, वो बोलते हैं तलवे चाटने लगे, यानी कि अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध होता है तो उसमें बोलते हैं कि हत्या कर दी मोहम्मद गौरी ने। तो ऐसा कुछ तीन मतलब मिथ हैं, तो मैंने तीनों आपको बता दिए। भाई का पेपर में तीन में से कुछ भी पूछा जाए तो बता देना, वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया ताकि आपके माइंड में स्टोरी क्रिएट हो और आप अच्छे से समझ पाओ। उसके बाद आता है पृथ्वीराज चौहान का वंश के बारे में, 1178 से 1192 में। मज़ा आएगा इसको पढ़ने से, क्योंकि इसमें आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी संयोगिता की, और वो मैं आपको अगले टॉपिक में कराऊंगा और बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा बात नहीं है। हिस्ट्री मज़ेदार टॉपिक है अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मोहम्मद गौरी का सारा क्लियर कर दिया होगा। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जिस लेवल से मैंने पीडीएफ तैयार की ना, वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही उठाया है और इसमें इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। चंदावर का युद्ध और होता है जैसा जयपाल शासक और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो वो मैं आगे कंप्लीट करा दूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी मतलब रह नहीं गई अब। और इसके बाद आपका डायरेक्ट स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में भी मैं बहुत आसानी से आपको टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर भाई कंसिस्टेंसी बना के रखना। मैं ये नहीं कह रहा आप सब्सक्राइब करके रखो, बस वीडियो देखते रहना ताकि आपका पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करो तो एक मुस्कान के साथ उसको अटेम्प्ट करो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप में से किसी से भी नहीं बनेगा, जितने भी एग्ज़ाम पेपर दे रहे होंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया होगा। ऐसे पूछ लेंगे कि जो मोहम्मद गौरी है उसने जब 1191 में जो युद्ध हारा था पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो उसने कौन सी सब्जी खाई थी जिससे उसका दिन खराब हो गया और वो हार गया, और उस टाइम कौन सी सब्जी खाई थी इस टाइम वो जीत गया। भाई ये तो मजाक करने की बकचोदी है। और